आईटी और उद्योग मंत्री केटीआर अमेरिका में निवेश की तलाश जारी रखे हुए हैं। केटीआर ने शिकागो और में मेडचल टेक कंपनी अलाइव कोर के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। राज्य में मेड टेक सेक्टर को मजबूत करने पर चर्चा हुई। केरलन के मुख्य परिचालन अधिकारी रजत पुरी ने उन्हें राज्य में दूसरे स्तर के शहरों में निवेश करने के लिए कहा। शिकागो ने इलिनोइस राज्य के उप गवर्नर क्रिस्टी जॉर्ज और शिकागो के वाणिज्य सचिव क्रिस्टीन रिचर्ड से भी मुलाकात की। स्वच्छ तकनीक, टिकाऊ गतिशीलता, जीवन विज्ञान और विमानन जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई। केटीआर ने कहा कि उन्होंने शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन माधव राजन से मुलाकात की और भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में चर्चा की। तेलंगाना मॉडल 3I मंत्रा ऑफ इनोवेशन की व्याख्या की। केटीआर ने विश्व स्तरीय कृषि प्रसंस्करण कंपनियों में से एक आर्चर डैनियल मिडलैंड के मुख्य वित्तीय अधिकारी विक्रम लूथर से मुलाकात की और तेलंगाना में कृषि क्षेत्र के विकास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि उत्पादनों को निर्यात प्रबंधन, प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना, जैव विनिर्माण और अनुसंधान विकास में पूरा सहयोग प्रदान करेगी। दूसरे उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा करने वाले नहीं है। मंत्री तलसानी ने कहा कि सायना की बेटी लास्या को पार्टियों से परे आगे आकर आशीर्वाद देना चाहिए। सायना ने पार्टियों से परे सभी समुदायों की मदद की है और इसी तरह पार्टी के नेताओं ने उनकी बेटी लास्या को आशीर्वाद दिया और उसे आगे बढ़ाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सुझाव दिया कि चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि अगर मुकाबला हुआ तो भी वह भारी बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से लास्या नंदिता को जीत दिलाने के लिए मिलकर काम करने को कहा। पता चला है कि दिवंगत विधायक सैयन्ना की बेटी लास्या नंदिता को सिकंदराबाद छावनी निर्वाचन क्षेत्र के लिए टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार घोषित किया गया है। इस मौके पर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज दिवंगत विधायक सैयन्ना के कार्यकाल में स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की। दूसरे उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा करने वाले नहीं है। मंत्री तलसानी ने कहा कि सैयन्ना की बेटी लास्या को पार्टियों से परे आगे आकर आशीर्वाद देना चाहिए। सैयन्ना ने पार्टियों से परे सभी समुदायों की मदद की है और इसी तरह पार्टी के नेताओं ने उनकी बेटी लास्या को आशीर्वाद दिया और उसे आगे बढ़ाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सुझाव दिया कि चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि अगर मुकाबला हुआ तो भी वह भारी बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से लास्या नंदिता को जीत दिलाने के लिए मिलकर काम करने को कहा। चेवल्ला सभा में कांग्रेस द्वारा घोषित SC और ST घोषणा पत्र पर मंत्री सत्यवती राठौड़ ने जवाब दिया। आज वह तेलंगाना भवन में मीडिया से मुखातिब हुई। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने झूठी घोषणा की है। उन्होंने पूछा कि क्या AICC प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे देश के लिए SC और ST के लिए एक ही घोषणा की घोषणा करेंगे। उन्होंने पूछा कि क्या यही घोषणा कर्नाटक राज्य में लागू की जाएगी जहां कांग्रेस सत्ता में है। चवेला सभा में कांग्रेस द्वारा घोषित घोषणा पर तेलंगाना के आदिवासियों को विश्वास नहीं है। उन्होंने शिकायत की कि तेलंगाना कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं है कि 10 नेता एक साथ रह सके। इस मौके पर मंत्री सत्यवती राठौड़ ने पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी आधिकारिक तौर पर सेवालाल जयंती का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि CM KCR ने साल में 4 लाख लोगों को मालिकाना हक दिया। हर विधानसभा क्षेत्र में गुरुकुल स्कूल स्थापित किए गए। विधायक अरिकेपुड़ी गांधी ने सेरीलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के 124 एल्विन कॉलोनी में एक नई भूमिगत जल निकासी पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला रखी। विधायक ने कहा कि भूमिगत जल निकासी की समस्या को दूर करने के लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। विधायक अरिकेपुड़ी गांधी ने कहा कि कॉलोनी के लोगों के अनुरोध के अनुसार नगर सेवकों ने उनके ध्यान में लाई गई समस्याओं पर विचार करते हुए श्रीलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के तहत प्रत्येक डिवीजन के लिए 1 किलोमीटर भूमिगत जल निकास पाइपलाइन के निर्माण कार्य को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि इसके तहत शिलान्यास करना बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि यहाँ आपात स्थिति है। जिन क्षेत्रों में लगातार बाढ़ रहती है वहाँ पहली प्राथमिकता के आधार पर काम पूरा किया जाएगा। जो भी छोटी मोटी समस्या उनके ध्यान में आएगी उसका अविलंब समाधान किया जाएगा और निर्माण को वे पहली प्राथमिकता देंगे। कॉलोनियों में बुनियादी ढांचा सुश्री गांधी ने कहा कि उनका पहला लक्ष्य उपनिवेशों को सभी क्षेत्रों में विकास के पथ पर आगे ले जाना
और उन्हें समस्या रहित आदर्श उपनिवेश बनाना है। इस कार्यक्रम में नगर सेवक डोडला वेंकटेश गौड़, माधवराम, रोजा देवी, रंगा राव, जल बोर्ड के अधिकारी, बीआरएस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, महिला नेता और कॉलोनी के निवासियों ने भाग लिया। बीजेपी चुनाव समिति के अध्यक्ष और विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना में किसान संकट में हैं। उन्होंने आज खम्मम में बीजेपी की सार्वजनिक बैठक की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस मौके पर इटेला ने मीडिया से बात की। राज्य में असामयिक बारिश के कारण पीड़ित किसानों का समर्थन करने में पूरी तरह से विफल रहने के लिए सीएम केसीआर की आलोचना की गई है। राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना के लोग अब केसीआर की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। तेलंगाना के किसानों को समर्थन देने का कोई निर्देश नहीं है, लेकिन सीएम केसीआर को कहा गया है कि वह दूसरे राज्यों में जाएं और वहां के किसानों को चेक दें। उन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना के किसानों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज खम्मम में होने वाली खुली आम सभा में किसान घोषणा पत्र का ऐलान करने वाले हैं। तेलंगाना कांग्रेस में बड़ी संख्या में उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने के लिए करीब 1025 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि शुक्रवार है। अंतिम दिन बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। अभ्यर्थियों के आगमन से गांधी भवन गुलजार रहा। इस बार ऐसा लग रहा है कि वरिष्ठ ने किनारा कर लिया है। खबर है कि वारिसों को मैदान में उतार दिया गया है। वरिष्ठ नेता जाना रेड्डी मुकाबले से हट गए हैं और अपने दोनों बेटों को रिंग में ले आए हैं। मिरियालगुड़ा का सबसे बड़ा बेटा और नागार्जुन सागर का छोटा बेटा प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। इसके लिए दोनों ने गांधी भवन में आवेदन किया। जाना रेड्डी की तरह कई वरिष्ठ खिलाड़ी रिंग छोड़ चुके हैं और अपने उत्तराधिकारियों को लेकर आए हैं। तेलंगाना में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस द्वारा प्रतियोगियों से आवेदन मांगे जाने पर सभी उम्मीदवारों ने आवेदन किया। 119 विधानसभा क्षेत्रों से 1025 आवेदन गांधी भवन पहुंचे। इन सभी एप्लीकेशन को फिल्टर किया जाएगा। इसके लिए आज से आवेदनों की जांच प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कौन होगा मुकाबले में, कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि कौन आएगा। टीआरएस ने राखी त्योहार के मौके पर तेलंगाना के लोगों को खुशखबरी दी। यह घोषणा की गई है कि त्योहार की पृष्ठभूमि में भीड़ भाड़ से बचने के लिए 1000 विशेष बसों की व्यवस्था की जाएगी। इसमें बताया गया है कि ये बसें राज्य के विभिन्न मार्गों पर चलेंगी। टीएसआरटी के एमडी सज्जनार ने कहा कि राज्य के सभी बस स्टेशनों पर विशेष व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। सज्जनार ने बताया कि इस महीने की 29, 30 और 31 तारीख को हर दिन अलग अलग रूट पर 1000 बसें चलाई जाएंगी। बताया गया है कि जुड़वा शहरों में जेबीएस, एमजीबीएस, आरामघर, उप्पल और एलबी नगर बस स्टेशनों पर विशेष कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। आरटीसी के एमडी सज्जनार ने खुलासा किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि राखी पूर्णिमा के अवसर पर अपने गृह नगर जाने वाले यात्रियों को कोई समस्या न हो। पूर्व एमपीटीसी वीरगल्ला जेंगैया ने पटनचेरू निर्वाचन क्षेत्र के पेद्दा कंजरला गांव में गरीबों को आवश्यक सामान और सिलाई मशीनें वितरित की। उन्होंने बताया कि अपने माता पिता की याद में उन्होंने 120 लोगों को जरूरी सामान और 60 महिलाओं को सिलाई किट बांटी। वीरगला जेंगैया ने कहा कि वह ऐसे कई और सेवा कार्यक्रम करेंगे और गरीबों को घर बनाने में भी मदद करेंगे। कंपनियों के कर्मचारियों ने सभी से जंगलों, तालाबों और नदियों की रक्षा करके पर्यावरण की रक्षा में मदद करने को कहा। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था एनएमडीसी के तत्वाधान में गच्चीबौली स्टेडियम में हैदराबाद मैराथन के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। डिवीजन
So Hyderabad Marathon, I think we all thank NMDC for taking this initiative and giving all the fellow runners a chance to come together and run. I participated in full marathon, so it was my first time. Full marathon is a different experience altogether. It's all about pushing beyond your limits. So I think my run went good till 25:30, and after that I was a bit slow. But yeah, in marathon all it matters is that you make it till the end. डीजीपी अंजनी कुमार की अध्यक्षता में तेलंगाना के सभी यूनिट पुलिस अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। मासिक ऑनलाइन गंभीर अपराध समीक्षा, कार्यात्मक कार्यक्षेत्र, साइबर अपराध, एचआरएम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में पुराने मामलों की स्थिति, सजा दर, अपराध विशेषण और अन्य प्रमुख पहलुओं की समीक्षा की गई। एडीजीपी सीआईडी चीफ महेश भागवत आईपीएस ने इस सम्मेलन के लिए मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाई। अंजनी कुमार ने अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि विभाग लगातार 16वें महीने यूआई लंबित मामलों को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने में सक्षम रहा है, जो बहुत ही संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि सभी इकाई अधिकारियों को तेलंगाना राज्य साइबर सुरक्षा ब्यूरो में विशेष टीमों के कौशल का अद्यतन करने और प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से इन अपराधों के प्रति संवेदनशील बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि विभाग निवारक उपाय करने के लिए रणनीतिक योजना तभी बना पाएगा जब अधिकारियों को पीड़ितों, महिलाओं, बुजुर्गों या युवाओं का विवरण पता होना चाहिए। At first, I would like to mention about Cyber Security Bureau and the things associated. At the same time, the emergence of the cyber crime is very, very alarming, and it is not only a trend in Hyderabad, but it is that trend nationally and globally. So, what is our challenge now? Our challenge is that all the units have to take their responsibility. As far as 1930 helpline is concerned, average we are getting about 400 to 500 calls every day. So over to you, Stephen Ravindra. Of Telangana State Cyber Security Bureau is concerned, sir. We are in the process of putting it in place, sir, where we have two different verticals of cyber crime and also cyber security functioning from that state location, sir. Now, as you know, sir, this is a state level apex nodal organization to mitigate all the cyber तेलंगाना नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने एक एजेंट को गिरफ्तार किया है, जिसने आरोपियों से जब्त की गई दवाओं को बेचने की कोशिश की थी। राजेंद्र, जो पहले राय दुर्गम एसएस के रूप में कार्य करते थे, को भ्रष्ट के एक मामले में एएसबी ने रंगे हाथों पकड़ा। परिणाम स्वरूप उन्हें सेवा से हटा दिया गया। उसके बाद जब वह स्टे लेकर बाहर आया, तब से वह साइबराबाद सीसीएस में एसएसआई के रूप में काम कर रहा है। नारकोटिक्स अधिकारियों को सूचना मिली कि आरोपियों के पास से जब्त की गई कुछ नशीली दवाओं को छिपाकर बेचने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया। उसके पास से 1750 ग्राम ड्रग्स जब्त कराया गया। आरोपी को राया दुर्गम पुलिस को सौंप दिया गया। हैदराबाद के जुबली हिल्स रोड नंबर 36 में आग लग गई है। यह आग बिग्गी बर्गर शॉप में लगी दुकानों में भीषण आग लग गई। सूचना के मुताबिक फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने पास के पेट्रोल पंप को बंद कर दिया। पुलिस ने बताया कि दुकान में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। पुलिस ने कहा कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ और कुछ संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलुगु भाषा दिवस के आयोजन पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात के तहत यह बात कही। उन्होंने घोषणा की कि 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
इस मौके पर मोदी ने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मातृभाषा से जुड़ाव होगा तो हमारी संस्कृति, मूल्यों और परंपराओं से भी अच्छा जुड़ाव होगा। तेलुगु भी देश की विरासत भाषाओं में एक है। उन्होंने कहा कि तेलुगु साहित्य और विरासत में भारतीय संस्कृति से जुड़े कई आश्चर्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए कहा कि वह पूरे देश को तेलुगु विरासत देने की कोशिश करेंगे। मौसम विभाग ने एक अहम घोषणा की है। मौसम विभाग ने खुलासा किया है कि अगले 3 दिनों में तेलंगाना में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। निम्न दबाव ट्रफ के कारण मुलुगु, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल, आसिफाबाद, मंचिर्याला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भूपालपल्ली, हनमकोंडा, जनागांव, यादाद्री भुवनागिरी जिलों में मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद है। उधर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने बयान जारी कर कहा कि 27 अगस्त 2023 से एपी में भारी बारिश होगी। इसमें कहा गया है कि श्रीकाकुलम, पार्वतीपुरम, अल्लूरी और तिरुपति जिलों के साथ साथ चित्तूर, अन्नमैया और वाईएसआर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुतबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र के 125 गाजुला रामारामम डिवीजन के अंतर्गत ओक्षित एनक्लेव 2 में 2 करोड़ की लागत से भूमिगत जल निकासी निर्माण कार्य आज विधायक केपी विवेकानंद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिलान्यास किया। इस मौके पर बोलते हुए विधायक ने कहा कि एक साथ 2 करोड़ की निधि से भूमिगत जल निकासी का काम शुरू होने से उन्हें काफी खुशी हो रही है और उन्होंने कहा कि हम विधानसभा क्षेत्र के विकास को हर तरह से आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में केटीआर के सहयोग से हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और लोगों के लिए बिना किसी कठिनाई के आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए और धनराशि से की गई विकास कार्य पूरे किए गए हैं और आने वाले दिनों में कई और कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने वादा किया कि वह हमेशा उपलब्ध रहेंगे और लोगों के किसी भी समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार के तहत हर कॉलोनी में बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बीआरएस पार्टी मंडल अध्यक्ष, कल्याण समाज के नेता, कॉलोनी निवासी और अन्य लोगों ने भाग लिया। मेरे को पेश करें। रामचंद्रपुरम मंडल के बालाजी गार्डन में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों ने एडला रमेश के नेतृत्व में 62 कंपनियों के साथ बेरोजगारियों के लिए एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्व सीबीआई निदेशक लक्ष्मी नारायण ने कहा, पटनचेरू जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में छोटी इकाइयों से युवा को रोजगार मिल सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि युवाओं को नौकरी करने के स्तर से ऊपर उठाकर नए विचारों वाले कुछ और लोगों को नौकरी देने के स्तर पर आना चाहिए। एडला रमेश ने कहा कि समाज में इसकी जरूरत को समझते हुए 62 कंपनियों को एक साथ लाकर जॉब फेयर का आयोजन करना सराहनीय। आज जिन युवाओं को नौकरी मिल गई है उन्हें अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज के लिए देने की सलाह दी जाती। रोजगार मेले में नौकरी का अवसर पाने वालों को नियुक्ति पत्र देकर बधाई दी गई। इस रोजगार मेले में 3000 से अधिक युवतियों ने भाग लिया। दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन ने हैदराबाद मंडल के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। हैदराबाद मंडल के रेल प्रबंधक श्री लोकेश विश्नोई ने कुछ अन्य उच्च अधिकारियों के साथ ये निरीक्षण किया। रिले रूम में अपनाई गई सभी सुरक्षा और तकनीक पहलुओं और प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई। सिग्नलिंग उपकरणों, बॉक्सों व पॉइंटों का निरीक्षण किया गया। वहां यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया गया। अधिकारियों के साथ स्टेशन पर होने वाले विकास कार्यों और अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना पर चर्चा की गई। बुकिंग कार्यालय, पार्सल बुकिंग कार्यालय परिसर में लोडिंग के लिए रखे गए माल का निरीक्षण किया गया। महाप्रबंधक ने सर्कुलेटिंग एरिया और रेलवे कॉलोनी परिसर का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ आगे के विकास पर चर्चा की। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन हैदराबाद शहर के महत्वपूर्ण रेल केंद्रों में से एक है। इस स्टेशन से प्रतिदिन 105 ट्रेनें चलती हैं। यह स्टेशन एनएसजी 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है और औसतन 50,000 ट्रेनों उपयोगकर्ताओं पर प्रतिदिन लगभग 70 लाख रुपए का राजस्व उत्पन्न कराता है। स्टेशन को 100% ऊर्जा तटस्थ स्टेशन के रूप में भी प्रमाणित किया गया है।